नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि पीएम मोदी साहब ने 5G को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो इंडिया के अंदर एक नए एरा की शुरुआत हो रही है, इस प्रकार की बातें की जा रही है। साथ-साथ आज गांधी जयंती भी है। मोहनदास करमचंद गांधी जी का एक कथन है यहाँ पे, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हम लोग दुनिया को राय देते फिरा करते हैं कि ये करो, वो करो। क्या एक्चुअली हम वैसे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गवर्नमेंट की तैयारी की, आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी की, नहीं बन पाया किसी प्राइवेट नौकरी में, तो वो गवर्नमेंट वालों को देख के बोलेगा अरे ये तो पैसा खाते हैं, ये तो ठीक से काम नहीं करते हैं, ये ऑफिस लेट जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जलन का भाव है, ईर्ष्या का भाव है कि वो नहीं बन पाया, तो दूसरों को वो ज्ञान देते फिरते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब आप किसी दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, क्या अपनी लाइफ में आप उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो? क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है कि जो ज्ञान हम दूसरे को दे रहे होते हैं, अपनी लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज की डेट में बहुत कुछ सीखने वाला है। गांधी जी के बारे में मैंने पहले भी बहुत बात की, तो अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म को लेकर एक आर्टिकल है। जब पीएफआई के अगेंस्ट क्रैकडाउन हो रहा है तो जमियात यहाँ पे शांत है। 6000 ट्रीज को जिम कॉर्बेट रिजर्व में इलीगली काटा गया है टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए, इसको देखेंगे। 5G सर्विसेज लॉन्च हुई, इसका इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड यहाँ पे दिए गए। इंदौर फिर से टॉप सिटी बन के उभरा है, इसको देखेंगे। ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे, गैस पाइपलाइन के बारे में। मेडिसिनल फंजी से रिलेटेड एक आर्टिकल है साइंस एंड टेक में। और साइंस एंड टेक में एक और आर्टिकल है कि कैसे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सकता है। फिर जापान ने पैंडेमिक की प्रिपेयर्डनेस के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा यहाँ पे एलोकेट किया है, उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल है। और दो छोटे मोटे न्यूज़ हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एडिटोरियल आज छपता नहीं है, तो साइंस एंड टेक की 4-5 न्यूज़ और बाकी करंट की न्यूज़। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, रेनिजिएट। रेनिजिएट मतलब अ पर्सन हु डिजर्ट्स एंड बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने देश को धोखा दिया। एन एजेंट हु लेटर टर्न आउट टू बी अ रेनिगेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की रॉ का, आईएसआई पाकिस्तान की, इंडिया की रॉ का कोई एजेंट बाद में देश के खिलाफ हो जाए और आईएसआई से जाके मिल जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? रेनिगेट। चाइना ताइवान को एक रेनिगेट प्रोविंस मानता है कि भाई अपने आप को चाइना से अलग कर रहे हैं, बट कि है हमारा ही पार्ट। ठीक है, तो ये है। वीडियो को लाइक एंड शेयर का बटन दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन में पहली न्यूज़ है, रिलीजियस टूरिज्म गेट्स अ पुश इन जम्मू एंड कश्मीर। भाई देखिए क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर जो टूरिस्ट जाते हैं वो रिलीजियस टूरिस्ट हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए अट्रैक्शंस निकल के आ रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल माता की चौकी, तो मदर गॉडेस की पूजा में बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं। फिर डेली की बेसिस पे रामलीला का शो होना, प्रभात फेरी कटरा में मॉर्निंग में निकाली जाती है। एक्चुअली में प्रभात फेरी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में लोगों को फ्रीडम मूवमेंट के लिए मोबिलाइज करने का भी एक तरीका रही है। मैंने आपके मॉडर्न हिस्ट्री में इस चीज़ के बारे में बात की। फिर माता की कहानी, मदर गॉडेस की कहानियों को सुनाना, फिर डेकोरेटेड शिव पार्वती टैबुलक्स को जगह जगहों पे घुमाना, लेजर शो वगैरह होते हैं, गरबा डांसिंग नाइट्स होती है, डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पेशल टूरिस्ट पैकेजेस होते हैं। तो ये बहुत सारी जगहों पे चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसने रिसेंटली एक ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन भी कंडक्ट किया है। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, मल्टीमीडिया एग्जीबिशंस ये होते रहते हैं। अब इसीलिए अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर को ओवरऑल यहाँ पे एक टूरिज्म हब की तरह देखा जाता है और एक्चुअली में रिलीजियस टूरिज्म हब की तरह देखा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के 43% टूरिस्ट दो जगहों पे जाते हैं, या तो जम्मू में वो वैष्णो देवी जाएंगे या फिर कश्मीर में अमरनाथ जाएंगे। और ये दो यात्राएं बहुत फेमस है। इनफैक्ट जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादातर हो सकता है वैष्णो देवी घूम के ज़रूर आए हों, क्योंकि एक नॉर्थ इंडिया की फैमिली में, अगर कोई साउथ इंडिया से देख रहा हो तो बात अलग है, बट एक नॉर्थ इंडिया की फैमिली में ओवरऑल वैष्णो देवी जाना हर साल का एक ट्रेंड होता है कि चलो माता के दरबार में चलते, माता के दर्शन करके आते हैं। ठीक है भाई। तो अब जब कभी वैष्णो देवी जाते हैं लोग या अमरनाथ जाते हैं कश्मीर में, तो अमूमन वो 3 से 4 दिन काटेंगे वहाँ पे जम्मू में। फ्लाइट से जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अब सरकार का टारगेट ये है कि ये जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि ये बाकी स्पॉट्स, बाकी रिलीजियस जगहों को भी ट्रेवल कर सकें। अभी नवरात्रि के समय पे वैष्णो देवी में ज़बरदस्त भीड़ है। वैसे तो देखा जाए तो इस साल मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो विजिटर फुटफॉल रहा है
जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा 1.6 करोड़ का। इस साल ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट पहुंचेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। इस साल 3.65 लाख तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं, 65 लाख अब तक वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। ओवरऑल 2 करोड़ टूरिस्ट इस बार जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाएंगे। जम्मू एक्चुअली में टेम्पल्स का शहर है, सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। और सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं, पीर बुधान अली शाह जी की दरगाह है यहाँ पे, वहां पे भी विजिट करने लोग आते हैं दूर दूर से। फिर एक और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जम्मू के अंदर, रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को महाराज गुलाब सिंह ने बनवाना शुरू किया था, 1851 में इसका नाम रखा गया। इसको इनॉग्रेट किया गया महाराज गुलाब सिंह के बेटे रणबीर सिंह जी के द्वारा लगभग 1857 में। बनारस के नॉर्थ में अगर कोई सबसे बड़ा टेम्पल और सबसे मोस्ट विजिटेड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कोई है तो वो रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। तो जम्मू में अगर आप घूमने जा रहे हो तो एक साइड घूमने की ये भी होती है। तो ये ओवरऑल है, मतलब जम्मू के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। फिर अगली न्यूज़ है जीएस पेपर थी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। जमियात ने साइलेंट सपोर्ट दिया यहाँ पे बीजेपी को। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एनआईए और सरकार ने एक फ्रंट खोल रखा है। सरकार का साफ साफ बोलना है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के हितों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब इस बीच में जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक फ्रंट खुला हुआ है, उस समय पे जमियात थोड़ा चुप नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जमियात, ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुराना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, उसकी भारतीय जनता पार्टी से एक दोस्ती सी नजर आ रही है। जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हुआ है, इसके अगेंस्ट ओपनली जमियात ने ज्यादा कुछ नहीं बोला है। फिर नॉन रेगुलर मदरसास का एक सर्वे कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इस सर्वे के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो दिल्ली के अंदर जमियात के बहुत से लीडर्स की मीटिंग हुई थी, यहाँ पे अलग अलग मदरसास के हेड भी आए थे, ठीक है ना। और उन्होंने उस समय पे उत्तर प्रदेश की सर्वे की बहुत बुराई की थी। लेकिन अभी एक्चुअली में देखने को मिला है कि जो जमियात के प्रेसिडेंट है अरशद मदानी, वो इस सर्वे को सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो नॉन रेगुलर मदरसाज है उनका जो सर्वे करवा रही है, इस सर्वे के अगेंस्ट बात कर रहे थे पहले जमियात के लोग। अब जमियात के प्रेसिडेंट इसको ज़्यादा अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। जमियात के प्रेसिडेंट अरशद मदानी का ये बोलना है कि भाई देखिए, ये सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एंटी मुस्लिम हो। ओवरऑल यहाँ पे रेगुलेशन और ओवरऑल कोई कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा रेडिकल टीचिंग तो नहीं हो रही, इस चीज़ को चेक करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। तो उससे कोई मतलब ओवरऑल क्या होता है कि जब मदरसा वगैरह का सर्वे कराया जाता है तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं उनको ये हो जाता है कि यार सरकार कहीं ज़्यादा इंटरफेरेंस तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे खुद जमियात के प्रेसिडेंट अरशद मदानी बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि जमियात का जो रिस्पॉन्स रहा है सरकारी पॉलिसीज़ को लेके, वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था दिसंबर 2019 में, तो शुरुआत में तो जनरल सेक्रेटरी थे जो जमियात के, महमूद मदानी साहब, उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या बोलता था कि भाई हिंदूज, मुस्लिम्स, जैन, सिख्स जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वो वहां से इंडिया के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं को मारा गया है, सिखों को मारा गया है, सबको पता है। तो जो महमूद मदानी साहब है, उन्होंने बोला कि भाई इंडियन मुस्लिम्स को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, बाहर से जो हिंदू प्रताड़ित होकर आ रहे हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जा रही है। लेकिन जब इंडियन मुस्लिम्स ने यहाँ पे अपोज करना शुरू हुआ, शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तब महमूद मदानी साहब के ऊपर प्रेशर होगा, तो महमूद मदानी साहब ने यू टर्न ले लिया और फिर वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट बोलने लगे। पहले वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में बोल रहे थे, फिर बाद में उसके अगेंस्ट बोलने लगे। तो जमियात के लीडर्स के स्टैंड को पहले भी कंट्रोवर्सी में रखा गया है। और यहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हो रहा है, इसको लेके भी जो प्रेसिडेंट जमियात के, उन्होंने ज़्यादा अगेंस्ट नहीं बोला है। और जो सर्वे कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन रेगुलर मदरसा का, उसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और बात बोली यहाँ पे अरशद मदानी साहब ने कि ओवरऑल वो बच्चे जो सीबीएसई से मैट्रिकुलेशन 12वीं का एग्जाम क्लास कर चुके हैं, वही दारुल उलूम देवबंद के पार्ट बन पाएंगे। तो जो भी कंडीशंस वगैरह यहाँ पे लगाई जा रही हैं, उसको मान रहे हैं अरशद मदानी साहब, जमियात के जो लीडर हैं। अब अभी रिसेंटली हुआ ये है कि जो लीडर्स हैं आपके जमियात के, वो आरएसएस के ऑफिस में मोहन भागवत साहब के साथ जाके मिले, पहले अमित शाह जी के साथ भी जाके मिले थे। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से मेंबर्स इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ये ओवरऑल बीजेपी के साथ सेटिंग कर रहे हैं। तो अब इस प्रकार के बहुत, देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग अलग अलग प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को टेकअप करते हैं। अब जमियात की अगर बात की जाए तो जमियात एज एन ऑर्गेनाइजेशन पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड था, बट आज की डेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया।
बीच में उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करो तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जमियात उसके साथ अलाइन था। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि जमियात थोड़ा थोड़ा बीजेपी के साथ अलाइन होता नजर आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल उसके लीडर्स किस हद तक इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन रहेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी जो ओवरऑल कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचती है। अभी के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे एंटी मुस्लिम पार्टी दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी खुद कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करे, पसमंदा मुस्लिम्स के साथ अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करे। वहीं पे एक ऐसा तबका है हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि बीजेपी को एज ए एंटी मुस्लिम पार्टी पोर्ट्रे करता है। ना आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगला जीएस पेपर थी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बोलती है कि कॉर्बेट रिजर्व में 6000 ट्रीज को इलीगली काटा गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बनाई जा रही थी पखरू टाइगर सफारी। पखरू टाइगर सफारी क्या होती है कि भाई सड़कें बना दी आपने, इस जीप के अंदर बहुत सारे लोगों को भर के लेके गए और जंगल में शेर दिखा रहे हैं, चीता दिखा रहे हैं, बाकी जानवर दिखा रहे हैं, तो इसको आप बोलते हो जंगल सफारी। तो पखरू टाइगर सफारी मतलब ओवरऑल टाइगर देखने के लिए जीप के अंदर भर भर के आपको लेके जाया जा रहा है, ठीक है भाई। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर पखरू सफारी बनाने के लिए परमिशन थी 163 पेड़ों को काटने की, लेकिन ओवरऑल एक इंडिविजुअल है यहाँ पे, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने यहाँ पे आप कह लो कंप्लेन कर दी। गौरव बंसल जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, लॉयर बेस्ड इन दिल्ली, इन्होंने ये कंप्लेन डाली कि भाई 10,000 ट्रीज को यहाँ पे काट दिया गया। मतलब पखरू टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए कॉर्बेट रिजर्व में 10,000 ट्रीज को काट दिया, ऐसा गौरव बंसल साहब ने कंप्लेन की। किससे की? एनटीसीए से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से। एनटीसीए ने इस मैटर के बारे में सेंट्रल जू अथॉरिटी से बात की और दोनों ने मिलकर डिसीजन ये लिया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाओ और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कॉर्बेट रिजर्व के अंदर एक सर्वे करेगा और ये पता करने की कोशिश करेगा कि कितने पेड़ काटे गए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सर्वे किया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे ये बोलता है कि भैया 6000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, समझ गए। लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को जो उत्तराखंड का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो रिफ्यूट कर रहा है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही तो पखरू टाइगर सफारी बनाया है और इसी के अगेंस्ट 10,000 ट्रेस काटने का गौरव बंसल ने इल्जाम लगा दिया। एनटीसीए के पास इल्जाम गया, एनटीसीए ने यहाँ पे एफसीआई को बुला लिया, एफएसआई को, फूड्स ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च की और बोल दिया 6000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए। ओवरऑल कालागढ़ टाइगर रिजर्व में, पखरू ब्लॉक में, कालू शाहिद ब्लॉक में, नालखटा ब्लॉक में और कालागढ़ ब्लॉक में 9 महीने तक डाटा कंपाइल करते रहे। कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स। और उन्होंने बोला कि भाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 16.21 हेक्टेयर के पेड़ काट दिए गए और इसमें अगर कम से कम पेड़ काटे गए होंगे तो 5765 काटे गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काटे गए होंगे तो 6421 काटे गए होंगे। तो कहीं ना कहीं 6000 के लगभग तो पेड़ देखिए काटे ही गए हैं। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बोल दिया। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स मिस्टर विनोद सिंघल, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 6421 पेड़ों को इलीगली काटा गया। तो भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। जब पखरू टाइगर सफारी को बनाने के लिए परमिशन दी गई थी 163 पेड़ों को काटने की, तो 6000 पेड़ आपने कैसे काट दिए? हालांकि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि 6000 पेड़ नहीं काटे गए हैं। तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे एफएसआई की रिपोर्ट को रिफ्यूट कर रहा है। और अब देखिए जब पेड़ कट रहे थे तो एफएसआई के ऑफिशियल कोई खड़ा थोड़ी ना था। एफएसआई तो यहाँ पे ओवरऑल एक साइंटिफिक फॉर्मूला के बेसिस पे एस्टिमेट कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कि 6000 पेड़ काटे गए। वो सच में उतने कटे हैं या नहीं कटे हैं, इस बात को साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिफ्यूट करेगा स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है, समझ गए। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पखरो जोन है ना, अगर आप देखो तो ये पौड़ी गढ़वाल के लैंड्सडाउन इलाके में आता है, 106 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ओके, ये जो पखरू टाइगर सफारी बन जाएगा, आप कह सकते हो एक ऐसा टाइगर सफारी होगा जिसके अंदर जब भी टाइगर सफारी पे लोग दिखेंगे तो 100% गारंटी होगी कि शेर मिलेगा ही मिलेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे 230 टाइगर हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे 14 शेर पाए जाते हैं। फिर अगला जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीएम ने लॉन्च कर दिए 5G सर्विस, ठीक है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने 130 करोड़ इंडियंस को गिफ्ट दिया है, ऐसा पीएम मोदी साहब का बोलना है। तो पीएम मोदी साहब ने 5G टेलीकॉम सर्विसेज को लॉन्च किया, जिससे सीमलेस कवरेज, हाई डाटा रेट, लो लेटेंसी, हाई रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम,
लेटेंसी का मतलब क्या होता है? मैंने ओवरऑल वेब ब्राउजर खोला और उसमें google.com क्लिक किया, तो कितनी देर में मेरे क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट खुली, इसको आप बोलते हो लेटेंसी। मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, जितनी कम लेटेंसी होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट नेटवर्क होगा। तो 5G का मतलब क्या है? तेज नेटवर्क का मतलब लेटेंसी कम होगी। तो लो लेटेंसी से कंफ्यूज मत हो। 3 मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने यहाँ पे अपने अपने तरीके से 5G टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो ने मुंबई में बैठे एक स्कूल टीचर को कनेक्ट किया महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में बैठे 3 बच्चों के साथ। ठीक है ना? ऑगमेंटेड रियलिटी की ताकत से दिखाया गया कि कैसे इंटरैक्टिव वे ऑफ लर्निंग करी जा सकती है। उसी प्रकार से एयरटेल ने अपने डेमो में उत्तर प्रदेश की एक लड़की को लाइवली और इमर्सिव एजुकेशन का एक्सपीरियंस दिया वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से। ये सब क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। वोडाफोन आइडिया के टेस्ट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के अंदर काम कर रहे वर्कर्स को टनल का पूरा बैकग्राउंड एक छोटे से टेबल पे एक इमेज, एक होलोग्राम के थ्रू दिखा दिया। तो चूंकि पूरे टनल का नक्शा होलोग्राम के थ्रू सामने आ गया वर्कर्स के, तो वर्कर को पता है कि किस जगह पे कौन कौन सी अड़चने, कौन कौन सी ब्लॉकेज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले ही साइंटिफिकली सारी इंफॉर्मेशन रहेगी वर्कर्स के पास, तो काम करते समय वो सेफ रहेंगे। समझ गया? देखिए इस प्रकार की चीजें यहाँ पे देखिए। एक होलोग्राम है। होलोग्राम क्या होता है? 3 डायमेंशनल इमेज होती है। यहाँ पे ओवरऑल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टाउनशिप बनी तो उसका होलोग्राम यहाँ पे बन गया। उसी प्रकार से एक टनल के अंदर क्या क्या, किस किस जगह पे क्या क्या चीजें, 3 डायमेंशनल इमेज आप इस प्रकार से टेबल में बना दो। ठीक है? जैसे कि मूवी आई थी अय्यारी, कुछ खास मूवी थी नहीं, अजीब सी मूवी थी, मनोज बाजपेयी की और सिद्धार्थ मल्होत्रा की। उसमें जो डिफेंस एक्सपर्ट होता है जो लंदन में काम कर रहा होता है, वो इसी प्रकार का एक होलोग्राम देख रहा होता है अपने ऑफिस में बैठ के। मूवीज में इस प्रकार की चीजें दिख जाती हैं। जरूरी ये है कि हम जो पढ़ते हैं उसको अपनी मूवीज या जो भी हम आसपास देखते हैं उसके साथ कनेक्ट करें। समझ गया? तो ओवरऑल अब क्या है कि 5G की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ड्रोन बेस्ड फार्मिंग। भाई फार्म्स के ऊपर से, एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर से ड्रोन उड़ा के ओवरऑल उसके ऊपर फर्टिलाइजर डाल दिए, सीड डाल दिए। हाई सिक्योरिटी राउटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर थ्रेट डिटेक्शन प्लेटफॉर्म्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, एम्ब्यूपॉड, स्मार्ट एम्बुलेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी इन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, सीवेज मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट एग्री प्रोग्राम, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी 5G सर्विसेज के थ्रू हो जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ गए हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप कार से अपने घर की तरफ वापस आ रहे हो, आपने अपने फ़ोन में ऐप के थ्रू बटन दबाई और आपके घर के हॉल का AC चालू हो गया। तो जब आप घर के अंदर पहुंचोगे तो पहले ही जो कमरा होगा वो ठंडा होगा। समझ गए? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये ओवरऑल बहुत है। देखिए इंटरनेट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। डिजास्टर्स की मॉनिटरिंग में, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, ह्यूमंस का डेंजरस इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में इन्वॉल्व ना होना, डीप माइंस और ऑफशोर एक्टिविटीज़ में डेंजर्स को पहले से एस्टिमेट करना, ये सब 5G कम्युनिकेशन में काम का है। अब इसमें 2 चीज़ और होती हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गए, अब वो जो लैंडस्केप है आपको डल सा लग रहा है, लेकिन आपने अपना स्मार्टफोन निकाला, एक अपना डिवाइस निकाला जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी है, और उस ऑगमेंटेड रियलिटी से अपने सामने इसके सामान को देखा, तो आपको सब कुछ बता देगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, तो टर्मिनेटर मूवी में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वो चश्मा पहनता है, तो चश्मे के अंदर से उसको सब कुछ लिख के आ रहा है। जैसे वो आपने आयरन मैन देखी होगी, तो आयरन मैन के अंदर जो चश्मा पहना होता है या फिर जो हेलमेट पहना होता है उसके अंदर से उस पर्टिकुलर स्टार को वो सबको दिख रहा होता है कि हाँ भाई ये कितना दूर है, ये किस मेटल का बना हुआ है, इसकी डिस्टेंस कितनी दूर है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, कोई चीज़ यहाँ इतनी दूर पड़ी है तो 12 मीटर दूर है आपसे। तो ओवरऑल आपके सामने के लैंडस्केप को साइंटिफिकली तोड़ के वो चीज़ डिवाइस आपको दिखा देगा। इसको आप बोलते हो ऑगमेंटेड रियलिटी। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि ओवरऑल आपने इस प्रकार का एक चश्मा अपने चेहरे पे पहन लिया। अब जब आपने ये चश्मा अपने चेहरे पे पहना तो आसपास की दुनिया ही बदल गई। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होगा कि मान लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है ना, दुबई के अंदर। तो ऑगमेंटेड रियलिटी आप मुंबई में बैठे हो, किसी भी और जगह बैठे हो दुनिया में, आप वहाँ पे बैठे बैठे दुबई के स्टेडियम में चल रहे मैच को अंपायर की जगह खड़े होकर देख सकते हो। इतना लाइव आपको मैच नजर आएगा। ये वर्चुअल रियलिटी में 70 ताकत, मतलब वर्चुअल रियलिटी आपके आसपास की दुनिया को पलट के रख देगा। और वर्चुअल रियलिटी की तो जो एप्लीकेशंस है ना वो एक नेक्स्ट लेवल है। फॉर एग्जांपल कल की डेट में जो क्रिकेटर्स है ना वो अपनी ट्रेनिंग वर्चुअल रियलिटी से करेंगे। क्रिकेटर्स क्या करते हैं, नेट्स में जाते हैं, पूरा पैड वैड पहनते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सोचो आपके पास एक डिवाइस है जो आपने चश्मे में लगा लिया, आपने अपने हाथ में बैट खरीद लिया और किसी खाली जगह पे पड़े हो, आपके सामने एक पिच आ जाएगी, सामने से बॉलर बॉल फेंकने वाला होगा और आप एक्चुअली में वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होगे। आपके
कान में हेडफोन्स लगे होंगे, तो वो एक मतलब आप कह लो वर्चुअल बॉल आ रही होगी, आप अपने बैट से खेलोगे, आपको आवाज़ आएगी उसकी। मतलब प्रैक्टिसेस तक आगे आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी से हो सकती है। मतलब वर्चुअल रियलिटी आपके आसपास की दुनिया को आपके लिए बदल के रख देगी। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज 5G नेटवर्क्स, मतलब तेज इंटरनेट, तेज डाटा ट्रांसफर से ही पॉसिबल है। फिर अगला आ जाते हैं, जीएस पेपर थी क्लीनलीनेस स्वच्छ भारत अभियान। इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द 6th ईयर, एमपी रैंक्स फर्स्ट अमंग स्टेट्स। देखिए, इंदौर को फिर से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का अवार्ड मिला है 6ठी बार इन अ रो। मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिला है। सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। नवी मुंबई तीसरे नंबर पे आती है। ये उन शहरों की बात हो रही जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। वो शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, उसमें नंबर 1 पे है पंचगनी ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है पतन ऑफ छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे है करड़ सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। फिर अगर आप देखो तो सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी के अंदर तिरुपति को बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। ठीक है ना। हरिद्वार इन उत्तराखंड को बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है ओवरऑल उन शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड में कर्नाटका के शिवमोगा को यहाँ पे अवार्ड मिला है। और सबसे क्लीनेस्ट स्टेट की बात की जाए, वो स्टेट्स जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। पहले छत्तीसगढ़ था, पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ टॉप पे था ओवरऑल उन स्टेट्स की लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा साफ है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ है। लेकिन अब मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले जो स्टेट्स हैं, उसमें सबसे टॉप पे है त्रिपुरा। पिछले 2 सालों से झारखंड टॉप पे था, अब त्रिपुरा टॉप पे। दूसरे नंबर पे झारखंड आ गया, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आ गया। ये सारे अवार्ड्स दिए किसने? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? तो इसको MOHU मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया था 2016 में। कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क है। अलग अलग शहर अर्बन सैनिटेशन को इम्प्रूव करेंगे लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू। स्वच्छ सर्वेक्षण अब तक का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन सर्वे है दुनिया का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट को, वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने को लेके एडिशनल वेटेज दिया गया। समझ गया बात को? तो प्लास्टिक को रिड्यूस करना, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग बढ़ाना, इनकरेजिंग वेस्ट टू वंडर पार्क्स, जीरो वेस्ट इवेंट्स को आगे बढ़ाना, ये सब चीजें स्वच्छ सर्वेक्षण के पार्ट है। समझ गया बात को? फिर एक शहर के अंदर अलग अलग वार्ड्स को रैंकिंग दी जाए, इसके भी मैकेनिज्म को भी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर इवॉल्व किया जा रहा है। फिर बहुत सारे इश्यूज जैसे ओपन यूरिनेशन, येलो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, ओपन स्पिटिंग, रेड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। तो इन स्पॉट्स के ऊपर इनहेंस्ड मॉनिटरिंग होगी, कोई खुले में सुसु ना करे, कोई खुले में थूके ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा सिटीजन अवेयरनेस के थ्रू। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही। फिर यूरोपियन यूनियन की चीफ ने ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन को यहाँ पे इनिशिएट किया। देखिए क्या, बुल्गारिया गैस इंपोर्ट करता था रशिया से। अब रशिया ने बुल्गारिया से बोला कि हमारी गैस की पेमेंट करो तुम रूबल में। बुल्गारिया ने रूबल में पेमेंट करने से मना कर दिया, तो रशिया ने ओवरऑल जो गैस सप्लाई थी वो बुल्गारिया की बंद कर दी। एक्चुअली में वॉर के समय पे नेचुरल गैस की सप्लाई को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है रशिया ने। तो रशिया को ये लगा कि यूरोपियन यूनियन को अगर हम गैस नहीं देंगे तो यूरोपियन यूनियन हमारे सामने घुटने टेक देगा। बट एक्चुअली यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखिए, जब भी आप किसी कंट्री को इतना कमज़ोर समझ लोगे कि उसको अपने नीचे दबाने की कोशिश करोगे, तो वो कोई ना कोई रास्ता अपने आप को बचाने का निकाल ही लेगा। और यही यहाँ पे हुआ। बुल्गारिया को जब ये रशिया से गैस आनी बंद हो गई, तो यूरोपियन यूनियन ने जोर लगाया और ग्रीस और बुल्गारिया को एक गैस पाइपलाइन से यहाँ पे जोड़ दिया गया। ठीक है। तो एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन के लिंक को ओपन किया गया बुल्गारिया और ग्रीस के बीच में, और इसके इनॉग्रेशन के लिए खुद यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव आर्म की प्रेसिडेंट गई थी। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, सोफिया नाम का शहर है बुल्गारिया में, वहां पे सेरेमनी हुई और वहां पे इस पाइपलाइन को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। और इस पाइपलाइन को फ्रीडम बोला है यहाँ पे उर्सुला वॉन डर लेयन ने, क्योंकि ये फ्रीडम देता है ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को फ्रॉम द, आप कह लो, हैवी हैंडेडनेस ऑफ रशिया। यूरोपियन कमीशन ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 250 मिलियन यूरोस का फाइनेंस दिया। तो गैस इंटरकनेक्टर ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन इसको बोला जाता है। जब रशिया ने नेचुरल गैस डिलीवरीज को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया, बुल्गारिया को गैस सप्लाईज देनी बंद की, उसके बाद ये बुल्गारिया ग्रीस पाइपलाइन पे काम तेज हुआ और अब ये ऑपरेशनल हो रही है यहाँ पे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है
182 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीक सिटी ऑफ कोमोटोमी से आप कह लो ये चलती है, और ये ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन से जुड़ी हुई है। समझ गए? अब देखिए, इसको समझने के लिए ओवरऑल आप यहाँ पे नक्शा देखो, इस नक्शे को देखो तो बुल्गारिया में इस जगह से लेके ग्रीस में इस जगह तक ये पाइपलाइन है। अभी तो इस पाइपलाइन को छोड़ा गया। अब इसके साथ दो और पाइपलाइंस जुड़ी हुई हैं। एक तो है ट्रांस एनातोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन जो कि टर्की को यूरोप से जोड़ती है, ओके, और एक है यहाँ पे ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन जो कि ग्रीस को इटली से जोड़ता है, ठीक है ना। तो ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन और ट्रांस एनातोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन को टीएपी बोला जाता है, ताप, और ट्रांस एनातोलियन गैस पाइपलाइन को टीएनएपी, तनाव बोला जाता है। और ताप तनाव को यहाँ पे जोड़ दिया गया है आईसीजीपी पाइपलाइन से, गैस इंटरकनेक्टेड ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन। समझ गए? तो ये ओवरऑल वन स्टेप ऑफ यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट डिपेंडेंस ऑन मॉस्को फॉर गैस सप्लाईज। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? साइंस एंड टेक के ऊपर। पहली न्यूज है, मेडिसिनल फंजी मे बी सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग नोवेल ड्रग्स। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई के रिसर्चर्स ने एक एनालिटिकल स्टडी की मेडिसिनल फंजी के ऊपर, ठीक है। और इस एनालिटिकल स्टडी से यह बताया गया कि जो मेडिसिनल फंजी है ये ओवरऑल कुछ केमिकल्स सीक्रेट करते हैं जिनको ड्रग्स की तरह, दवाई की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक डाटाबेस का इस्तेमाल किया इन रिसर्चर्स ने, मेफसेट डाटाबेस का, मेडिसिनल फंजी सेकेंडरी मेटाबोलाइज्ड एंड थेरेपेटिक्स डाटाबेस का। इस पर्टिकुलर डाटाबेस में 184 मेडिसिनल फंजी को लेके इंफॉर्मेशन है, जिसमें मशरूम्स के कुछ टाइप्स भी इन्वॉल्व है। समझ गए? तो 1830 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ मेडिसिनल फंजी को यहाँ पे एनालाइज किया गया, और उस एनालिसिस के आधार पर यह बताया गया कि हाँ भाई, इन मेडिसिनल फंजीज से हमें कुछ पोटेंशियल ड्रग्स मिल सकते हैं। ये जो मेडिसिनल फंजीज होते हैं ना, जब ये स्ट्रेस्ड होते हैं तब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं, और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को यूज करके ओवरऑल कुछ ड्रग्स बनाए जा सकते हैं। प्रीप्रिंट सर्वर बायो RXIV में ये पर्टिकुलर स्टडी छपी भी है। यहाँ पे एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका नाम है कॉर्डेसाइपिन। ये एक प्रकार का मेटाबोलाइट है जो कि कॉर्डेसेप्स स्पीशीज ऑफ फंगस प्रोड्यूस करता है, और ओवरऑल इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट कॉर्डेसाइपिन की एक खासियत है कि ये एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज रखता है। तो थेरेपी में, हेल्थ में ओवरऑल इस प्रकार के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बहुत काम आते हैं। मेडिसिनल फंजी की बात की जाए तो ये दो टैक्सोनॉमिक डिविजन्स को बिलोंग करता है, बेसिडियोमायोकोटा और एस्कोमायोकोटा। खैर उतना डिटेल में देखिए जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। फिर कैसे इंडिया अपने ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम हो सकता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने बहुत बात की है, मैं करंट अफेयर्स में भी बात करता रहता हूँ, मैंने अपनी एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में भी इसके बारे में बता रखा है। यूएस की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पॉइंट आउट किया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है हमारे एटमॉस्फेयर में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1800 के लगभग ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मान लीजिए अमूमन शुरू हुआ, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, ओजोन, हर प्रकार की गैस यहाँ पे छोड़ रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स 40% बढ़े हैं। 18वीं शताब्दी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और 2020 में लेवल हो चुका है 414। ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल भी पिछले 2 साल में कई गुना बढ़ा है। इंडिया के अंदर 1800 में 170 मिलियन लोग थे, 17 करोड़ लोग, जो कि आज की डेट में 140 करोड़ हो चुके हैं। और इंडिया ने अपने पिछले 75 साल की आज़ादी में जो एमिशन किया है वो किया है, क्योंकि उससे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था इंडिया के अंदर। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ डाटा निकल के आ रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइट क्या बोलती है कि इंडिया के अंदर रूरल पॉपुलेशन इज 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिनका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। अगर देखा जाए तो इंडिया की फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 275 मिलियन टन, 27 करोड़ 50 लाख टन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, व्हीट का, शुगर केन का, कॉटन का, ग्राउंड नट्स का। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। इसके लिए फार्मर्स कुछ यूनिक मेथड्स भी ला रहे हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर पंप्स को सोलर एनर्जी से चलाया जा रहा है, डीजल से नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि डीजल से चलाओगे तो एमिशंस होंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। इंडिया के पास काबिलियत है कि हम एनुअली 45 से 62 मिलियन टन एमिशन को कम कर सकते हैं केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसके लिए सरकार और बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स सोलर पैनल्स बांट रहे हैं रूरल फार्मर्स को, ताकि डीजल वगैरह से पंप वगैरह ना चलाया जाए। प्लस राइस और व्हीट उगाने की बजाय दूसरे क्रॉप्स पे फोकस करना जरूरी है। इंडिया ने 121.5 मिलियन टन राइस पैदा किया और 109 मिलियन टन व्हीट पैदा किया 2020-21 में।
इसके अलावा हमें मिलेट्स कसावा भी उगाने की जरूरत है। हम ऑलरेडी मिलेट्स कसावा और बाकी प्रोडक्ट्स उगाते हैं, ज़्यादा उगाने की जरूरत है। जैसे कि हम हर साल 12 मिलियन टन मिलेट उगाते हैं, ठीक है ना। मेज़ हम हर साल 28.6 मिलियन टन उगाते हैं। अब अगर आप मिलेट्स की बात करो तो मिलेट्स में प्रोटीन्स कितना है, 7.3 एम पर 100 ग्राम, 7.3 ग्राम पर 100 ग्राम। फैट कितना है, 1.7 ग्राम पर 100 ग्राम। फाइबर कंटेंट कितना है, 4.22 ग्राम पर 100 ग्राम। ये है मिलेट्स का। यहीं पे अगर राइस की बात करो तो राइस में प्रोटीन है 2.7 ग्राम पर 100 ग्राम, फैट है 0.3 ग्राम पर 100 ग्राम, फाइबर है 0.4 ग्राम पर 100 ग्राम। तो यहाँ पे एक्चुअली में इस डाटा के बेसिस पे बताया जा रहा है कि मिलेट्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस है विद रिस्पेक्ट टू राइस। व्हीट की बात करो तो व्हीट राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। व्हीट में हर 100 ग्राम पे 13.2 ग्राम प्रोटीन होता है, 2.5 ग्राम फैट होता है, 10.7 ग्राम फाइबर होता है। तो अगर मिलेट्स, व्हीट और राइस को कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस आपको यहाँ पे व्हीट नजर आ रहा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि मिलेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस देन राइस। तो राइस पे फोकस मारने की बजाय हमें किस पे फोकस मारना चाहिए, मिलेट्स पे फोकस मारना चाहिए। और राइस एक्चुअली में एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो उगाने के लिए पानी भी उसमें बहुत खर्च होता है, तो हम पानी भी बचा सकते हैं राइस कम उगा के। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर 20 से 39% लोग वेजिटेरियन है, 70% लोग मीट खाते हैं, मेनली चिकन, मीट, मटन और फिश। तो ओवरऑल फिश को ज़्यादा खा के भी हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, क्योंकि फिश पानी में पैदा होती है, फिश की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिश को ज़्यादा खा के ओवरऑल, क्योंकि 70% लोग मीट खा रहे हैं, तो फिश को ज़्यादा खा के ओवरऑल हम कहीं ना कहीं राइस का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। और अगर राइस का कंजम्पशन कम होता है तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो ये सब बातें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताई जा रही। प्लस 3 और छोटी छोटी सी न्यूज़ है। जापान ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं फ्यूचर पैंडेमिक्स में। तो कोविड-19 की वैक्सीन जापान धीरे धीरे डेवलप कर पाया, इसलिए आगे आने वाले समय में जापान की सरकार $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगी एक वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव में, जिसके थ्रू फ्यूचर एपिडेमिक्स को रिस्पॉन्ड करने की तैयारी की जाएगी। तो स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एडवांस वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ये जो स्काडा नाम का आप कह लो इंस्टीट्यूट है जापान के अंदर, वो वैक्सीन रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करेगा 8 पैथोजेंस की वैक्सीन के लिए, जिसमें जीका वायरस, कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, ये सब इन्वॉल्व है। mRNA टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स पे काम किया जाएगा। फिर चाइना के अंदर एक बड़ी हीट वेव है, एक खतरनाक हीट वेव आ रखी है। ड्रॉट और आउट ऑफ सीजन वाइल्ड फायर जैसी चीज़ें चाइना में देखने को मिल रही हैं। 360 मिलियन, 36 करोड़ लोग चाइना के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर को एक्सपोज हैं 2 महीने से ज़्यादा की हीट वेव में। जो यांगसे रिवर बेसिन है, जिसमें चाइना की 1/3 आबादी रहती है, वहाँ पे पिछले 30 सालों के एवरेज के हिसाब से 80% कम बारिश देखने को मिल रही है इस बार। तो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं चाइना के अंदर। और फाइनल न्यूज़, मार्स रोवर को सेडिमेंट्री रॉक्स मिली है मार्स के प्लेनेट के नीचे। चाइना का जो ज़ेरोंग रोवर है, जो कि मार्स की सरफेस पे है, इसने क्या किया है कि सरफेस की खुदाई के नीचे ह्यूज फ्लड्स के साइन मिले। मार्स की सरफेस की खुदाई करके नीचे फ्लड्स के साइन मिले हैं। ये खुदाई कर रहा है मार्स, ये ज़ेरोंग रोवर चाइना का यूटोपिया प्लांटिया नाम की जगह पे, जो कि मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है मार्स का, उसने ये पाया है कि अगर मार्स की सरफेस को खोदो तो नीचे कुछ लेयर्ड पैटर्न्स दिख रहे हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स दिख रही हैं, जो कि 1.6 बिलियन ईयर्स पहले आए हुए फ्लड की वजह से। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर शेयर